नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी की तरफ से हमेशा इस तरह के प्रयास होते रहते हैं जिससे कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में आप अभ्यर्थियों को मदद मिले। और इसी दिशा में एक कदम उठाते हुए बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के द्वारा आज से आज की बड़ी खबर प्रारंभ की जा रही है। आज की बड़ी खबर में प्रत्येक दिन जो भी महत्वपूर्ण खबर होगी उसका हम विश्लेषण करेंगे। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। इस नए प्रयास के माध्यम से हमारी कोशिश यह है कि किसी भी दिन की जो महत्वपूर्ण खबर है उसके अलग अलग आयाम को आपको समझाया जाए। आज की बड़ी खबर में 3 राज्यों में AFSPA क्षेत्रों में कमी के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। जब हम AFSPA की बात करते हैं, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसके माध्यम से प्रमुख रूप से सशस्त्र बलों को कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं और इस कानून का जो विस्तार है वह 3 राज्यों में कम किया गया है। उसके कारण क्या है, इस कानून के अलग अलग जो पक्ष हैं वो हम देखेंगे और किस रूप में उत्तर पूर्वी राज्यों में इसके संदर्भ में विवाद बना रहता है। जब हम AFSPA कानून की बात करते हैं यानी सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958, प्रमुख रूप से इसके माध्यम से सेना, राज्य और केंद्रीय पुलिस बलों को गृह मंत्रालय की तरफ से जो अशांत घोषित क्षेत्र होते हैं वहां पर विद्रोहियों को एक तरह से शांत करने के लिए प्रमुख रूप से शक्तियां दी जाती हैं। यानी अगर सशस्त्र बलों को किसी भी संभावना पर एक तरह से काम करना है जहां पर उनको लगता है किसी संपत्ति को समाप्त करके वह विद्रोह की स्थिति को रोक सकते हैं, घर की तलाशी लेना या किसी विद्रोही को जिस पर आशंका है कि वह आगे चलकर एक आपराधिक घटना कर सकता है, उसको गोली मारने की भी एक तरह से शक्ति इस कानून के माध्यम से मिलती है। सुरक्षा बलों के द्वारा किसी व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है अगर उस पर उचित रूप में संदेह हो और यह माना जाए कि वह एक संज्ञेय अपराध में शामिल है या शामिल हो सकता है। यानी आशंका के आधार पर बिना वारंट के सुरक्षा बल उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। सुरक्षा बलों को जिन क्षेत्रों को अशांत घोषित किया गया है इस कानून के अंतर्गत वहां पर कानूनी छूट रहती है। यानी उनके द्वारा बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार करना, किसी जगह की जांच करना या कहीं पर तलाशी करना, ये सारे एक तरह से काम उनके दायरे में आते हैं जिसके लिए उन पर किसी भी तरह से कोई कानूनी प्रक्रिया सामान्यतः नहीं चलती है। तो इस प्रकार से सशस्त्र बलों को इस कानून के माध्यम से विशेष अधिकार मिलते हैं। वर्तमान में सरकार के द्वारा यहाँ पर घोषणा की जा रही है कि 3 राज्यों में से इस कानून का जो प्रभाव है वो कुछ क्षेत्रों से कम किया जा रहा है और इसके संदर्भ में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ट्विटर के माध्यम से भी सूचना दी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि नागालैंड के 7 जिलों के 15 पुलिस थाना क्षेत्र से यह कानून वापस लिया जा रहा है। इसी तरह से मणिपुर में 6 जिलों में से 15 पुलिस थाना क्षेत्रों से हटाया जाएगा और असम में 23 जिलों से पूरी तरह से इसको हटा दिया जा रहा है और असम के 1 जिले से आंशिक रूप से इस कानून को हटाया जा रहा है। यानी 3 राज्यों में इस कानून का जो विस्तार था उसको सीमित किया गया है। जब हम इस कानून की बात करते हैं यानी सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958, तो प्रमुख रूप से इसको प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? ध्यान रखें, 1958 में पहले यह अध्यादेश के माध्यम से लाया गया और बाद में संसद में यह कानून के रूप में पारित किया गया। उद्देश्य यही था कि 1950 के दशक में नागा राष्ट्रीय परिषद की जो स्थापना की गई उससे नागा राष्ट्रवादी आंदोलन तेजी से आगे बढ़ा और माना यह जाता है कि असम पुलिस बलों के द्वारा इस आंदोलन को दबाने के लिए बल का प्रयोग किया गया। जैसा हमने चर्चा किया कि 1958 में यह पहले एक अध्यादेश के रूप में लाया गया, बाद में 1958 में ही इसको कानूनी रूप संसद के माध्यम से दिया गया और संसद में पारित होने के बाद इसे पूरे राज्य में एक तरह से लागू कर दिया गया जहां पर नागा राष्ट्रवादी आंदोलन चरम स्थितियों में पहुंच रहा था। मणिपुर में सेनापति, तामेंगलोंग और उखरुल जो 3 नागा बहुल जिले थे वहां पर प्रमुख रूप से इसको लागू किया गया। कारण इन 3 जिलों में NSC यानी नागा राष्ट्रीय परिषद प्रमुख रूप से सक्रिय था जो एक तरह से अलगाववादी स्थितियों को बढ़ावा दे रहा था। आगे चलकर जैसे जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में अलगाववादी और राष्ट्रवादी आंदोलन की स्थितियां बनने लगी, उनको रोकने के लिए इस कानून का जो विस्तार है वो किया गया और कोशिश ये की गई कि सशस्त्र बलों को अधिक अधिकार देकर इस अलगाववाद की जो स्थिति है उसको नियंत्रित किया जाए। वर्तमान स्थितियों में अगर इस कानून के क्षेत्र को सीमित किया जा रहा है तो उसके प्रमुख कारण क्या हैं? इसके अगर हम कारण में जाएं
तो पिछले दिसंबर 2021 में एक घटना घटी नागालैंड में, जहां पर सुरक्षा कर्मियों के द्वारा मोन जिले में एक असफल अभियान किया गया, जिसमें 6 नागरिकों की मृत्यु हुई। इसके बाद नागालैंड में इस कानून का जो विरोध है वो तेजी से बढ़ा और इसी के कारण नागालैंड की विधानसभा के द्वारा इस कानून को वापस लेने और निरस्त करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन हम ध्यान रखें, वर्तमान में भी जो मोन जिला है वहां पर अशांत क्षेत्रीय घोषित है, क्योंकि एक सीमावर्ती जिला है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो NSCN का जो खापलांग ग्रुप है उसका YA यानी युंग आंग जो समूह है वो प्रमुख रूप से मजबूत है और उसके द्वारा अलगाववादी स्थितियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए मोन जिला अभी भी इस कानून के अंतर्गत अशांत क्षेत्र में ही शामिल है। इस कानून के द्वारा अगर हम अलग अलग अशांत क्षेत्रों की बात करें जिसके लिए अधिसूचना जारी की गई, तो 1990 में असम में, 1995 में नागालैंड में और मणिपुर में, अगर हम इम्फाल नगर पालिका क्षेत्र को छोड़ दें तो 2004 में मणिपुर में इसको लागू किया गया। 2015 से बात की अगर हम प्रक्रियाओं में देखें तो सरकार के द्वारा जैसे जैसे उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में अलगाववाद की स्थितियां घटी, इस कानून का जो विस्तार है उसको सीमित किया गया। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो 2015 में ही इस कानून को पूरी तरह से त्रिपुरा और मेघालय से वापस ले लिया गया। साथ साथ अरुणाचल प्रदेश से भी आंशिक रूप से इसे वापस लिया गया। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में इस अधिनियम के अंतर्गत 3 जिले शामिल हैं और चौथे जिले में 2 पुलिस स्टेशन क्षेत्र इसमें शामिल हैं। सरकार की तरफ से इस कानून के क्षेत्र को कम करने का जो निर्णय आया है उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो असम के मुख्यमंत्री के द्वारा भी इसकी प्रशंसा की गई है, क्योंकि उनका मानना है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जिस तरह से शांति स्थापित होने की प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं, कारण लोग देश की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं और देश के संविधान के अनुसार जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने की प्रक्रियाओं में वो आगे बढ़ रहे हैं। इसी कारण से अलग अलग क्षेत्रों में इस कानून का जो विस्तार है उसको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है या उन राज्यों में इस क्षेत्र को सीमित किया जा रहा है जहां पर यह कानून लागू है। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 या अगर हम AFSPA कानून की बात करें तो इसके क्षेत्र को पूर्वोत्तर के राज्यों में अगर कम किया जा रहा है तो सबसे बड़ा कारण यह है कि इन क्षेत्रों में संघर्ष में एक तरह से कमी आई है। और अगर हम पिछले 3 वर्ष में देखें तो पूर्वोत्तर के राज्यों में कई समझौते किए गए हैं जिससे शांति स्थापना की स्थितियां बढ़ी हैं। जैसे 2020 में असम में बोडो समझौता और साथ साथ 2021 में असम में ही कार्बी एंगलोंग समझौता, त्रिपुरा में उग्रवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए NLFTSD समझौता 2019 और त्रिपुरा में ब्रू रियांग शरणार्थियों को पुनर्वास करने के लिए जो समझौता किया गया 2020 में। इससे उत्तर पूर्वी राज्यों में जो भी एक तरह से विरोध की स्थितियां हैं वो धीरे धीरे घटी हैं और अलगाववाद भी कम हुआ है। उस आधार पर ही इस कानून का जो विस्तार है उसको रोका गया है। अगर हम इसी मंगलवार की बात करें तो असम और मेघालय के बीच में एक समझौता हुआ है जिसे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा गृह मंत्री की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया है। असम और मेघालय की सीमा पर जो विवाद के क्षेत्र थे 12, उनमें से 6 क्षेत्रों को हल कर दिया गया है। यानी 6 क्षेत्रों में जो विवाद है उसके बारे में असम और मेघालय ने समझौता कर लिया है। अब यह विवादित क्षेत्र नहीं है। तो अगर राज्यों के बीच में जो विवाद सीमा को लेकर है वो उत्तर पूर्वी राज्यों में हल होते हैं तो अलगाववाद की स्थितियां अपने आप कमजोर होंगी और ये एक बड़ा कारण होगा कि हम इस कानून का जो विस्तार है वो आने वाले समय में उत्तर पूर्वी भारत में घटता हुआ देखेंगे। इस कानून के ऊपर जो भी विरोध होता रहा है उसी कारण से इसकी समीक्षा भी समय समय पर होने के लिए सरकारों पर दबाव रहा है और इसी कड़ी में 2004 में केंद्र सरकार की तरफ से उस समय की जो यूपीए सरकार थी उसने जीवन रेड्डी समिति का गठन किया था और उसने सिफारिश की थी कि AFSPA कानून को निरस्त कर दिया जाए। इसके बाद अगर हम देखें तो इस कानून के संदर्भ में जांच करने के लिए एक कैबिनेट की सब कमेटी बनाई गई, लेकिन एनडीए सरकार के द्वारा इसको खारिज कर दिया गया। यानी इस कानून को पूर्णतः निरस्त करने की स्थितियां नहीं है, लेकिन जैसे जैसे शांति की स्थिति उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ेगी इस कानून का जो विस्तार है अलग अलग क्षेत्रों में उसको सीमित किया जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में जो सुधार हुआ है वह आप गृह मंत्रालय के आंकड़ों में भी देख सकते हैं। अगर हम 2021 की तुलना 2014 से करें तो पूर्वोत्तर में उग्रवाद की जो घटनाएं हैं उनमें 74% की गिरावट आई है। सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु में 60% और नागरिकों की मृत्यु में 84% की गिरावट आई है। तो यह दिखा रहा है कि अलगाववाद की जो स्थितियां हैं वो तेजी से घटी हैं और इसी आधार पर इस कानून का जो विस्तार है उत्तर पूर्व के अलग अलग राज्यों में उसको धीरे धीरे घटाया जा रहा है। इसी कड़ी में इन 3 राज्यों में AFSPA कानून का जो विस्तार है उसको कम किया गया है। यह हमारी आज की बड़ी खबर है। आने वाले दिनों में
अन्य दिनों के संदर्भ में जो भी बड़ी खबर होगी उसके लिए हम चर्चा आज की बड़ी खबर के अंदर किया करेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी की इस नई पहल यानी आज की बड़ी खबर को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल यानी बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भी जरूर कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।